हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का अपने लोहागढ़ बजरंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए 20 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए, जो आपके लिए पीटीईटी, रीट, बीएसटीटी, सीटेट आदि में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, जले हुए चावल के अवशेष किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल से मिले हैं? यानी जले हुए जो चावल के अवशेष मिले हैं वो किस हड़प्पा कालीन स्थल से पाए गए हैं, ये बताना है। ए लोथल, बी कालीबंगा, सी रंगपुर, डी बनमाली। तो देखिए, जले हुए चावल के अवशेषों की बात की जा रही है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, कालीबंगा। कालीबंगा से जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। लोथल और जो रंगपुर हैं, इनसे चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं, लोथल और रंगपुर से। जो बनमाली हरियाणा है, यहाँ से मिट्टी का हल मिला हुआ है। यह मिट्टी के हल की बनी हुई स्थलाकृति प्राप्त हुई है। लोथल और रंगपुर दोनों कहाँ स्थित हैं? गुजरात। कहाँ स्थित हैं? गुजरात में स्थित है। और कालीबंगा है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। देखिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो है, ऋग्वैदिक काल में बड़ व्यवस्था आधारित थी। यानी ऋग्वैदिक जो काल था उसमें बड़ व्यवस्था किस पर आधारित थी? ए जन्म, बी कर्म पर, सी ए बी दोनों, डी कोई नहीं। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल की बात की गई है यहाँ पर। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था? उसमें क्या है, कोई भी जाति धर्म आदि का कोई भी प्रभाव नहीं था उस समय। जो भट्ट थे वो कर्म पर आधारित थे। किस पर आधारित थे? कर्म। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बी हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था आधारित थी वो किस पर थी? कर्म। कर्म के आधार पर वर्णों का विभाजन किया जाता था और कर्म के आधार पर ही 4 वर्णों को बांटा गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक जो काल था उसमें ऋग्वैदिक की जो व्यवस्था है उसमें क्या है, जन्म पर आधारित हो गई वर्ण व्यवस्था। किस पर आधारित हो गई? जन्म पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में चावल के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है? यानी वैदिक काल था उसमें चावल के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? ए तंदुल, बी व्रीहि, सी गोधूम, डी ए बी दोनों। तो देखिए, यहाँ पर जो गोधूम शब्द है वो किसके लिए होता है? गेहूं। तो यहाँ पर हमारे ये ऑप्शन नहीं है। तंदुल और व्रीहि दोनों का प्रयोग चावल के लिए किया जाता था। यानी दोनों शब्दों का प्रयोग किसके लिए होता था? चावल। तंदुल भी कहते थे चावल को और व्रीहि भी कहते थे वैदिक काल में। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो देखिए, इसका आंसर हो गया डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था उसके बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? किस स्थान पर दिया था? यह बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो ए कपिलवस्तु, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी, डी श्रावस्ती। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अब सबसे पहला अपना उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था मेरे प्यारे साथियों? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ। सारनाथ में कौंडिन्य नामक ब्राह्मण था और उसके साथियों को सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ।
कपिलवस्तु से 15 किलोमीटर दूर लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म। क्या हुआ? जन्म हुआ था। और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, श्रावस्ती में क्या है? सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम शासक कौन थे? यानी जैन धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम नहीं पूछा, यहाँ पर जैन धर्म स्वीकार करने वाले शासक थे, यानी जिन्होंने ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था? ए उदयन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी खारवेल, डी उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, जैन धर्म स्वीकार करने वाले शासकों में ये सभी शासक आ जाते हैं, यानी इन सभी ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त सभी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का था जिसने श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे, अपना जीवन त्याग कर दिया था। कहाँ पर किया था? श्रवणबेलगोला में। कलिंग ने खारवेल कहाँ के शासक था? कलिंग का। कहाँ का शासक था? कलिंग। तो ये सभी जैन धर्म को स्वीकार करने वाले शासक थे। अगला क्वेश्चन है, भाग और बलि थे, यही भाग और बलि क्या थे ये बताना है। सैनिक विभाग थे, राजस्व विभाग था, सी धार्मिक अनुष्ठान, डी प्रशासकीय विभाग। यही इनका संबंध किससे है ये देखना है आपको। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये भाग और बलि थे वो क्या है? मौर्य काल में कर क्या थे? कर थे। भाग और बलि क्या थे? कर। तो करों का संबंध किससे होता है? राजस्व विभाग से होता है। किससे होता है? राजस्व विभाग। यही कर का संबंध राजस्व यानी राज्य की आय का स्रोत। भाग और बलि राज्य की आय का स्रोत थे, इसलिए इनका संबंध किससे था? राजस्व विभाग से, ना कि सैनिक विभाग, धार्मिक अनुष्ठान और प्रशासकीय विभाग से। तो भाग और बलि का संबंध था राजस्व विभाग, यानी खजाने में वृद्धि करने के लिए ये कर लगाए जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में दिद्दा जो रानी है वो किस क्षेत्र की शासका थी? ए गुजरात, बी मालवा, सी कश्मीर, डी राजस्थान। तो देखिए जो रानी दिद्दा का संबंध है मेरे प्यारे साथियों वो किससे होता है? जम्मू कश्मीर के साथ में होता है। किसके साथ होता है? जम्मू कश्मीर। तो रानी जो दिद्दा थी वो कहाँ की शासक थी? जम्मू कश्मीर की शासका थी। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वालों में जो प्रथम वंश आता है वो कौन सा आता है? गुलाम वंश आता है। कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश। और गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत जो काल है, सल्तनत काल की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौरी। किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो मोहम्मद गौरी के एक गुलाम थे जो उनके सेवक थे, वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। क्या हो जाएगा? डी। इन्होंने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड की जो घटना है वो कहाँ हुई थी और कब हुआ था ये बताना है। जनवरी 1922, फरवरी 1922, नवंबर 1922, अप्रैल 1922। देखिए सभी में अप्रैल जो दिया हुआ है वो 1922 ही 22 दिया हुआ है। तो देखिए जो घटना है, चौरा चौरी जो कांड हुआ था वो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चल रहा था तब उत्तर प्रदेश यानी जो यूपी है, यूपी के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी
नामक गांव में वहाँ की जनता ने आक्रोशित होकर के 5 फरवरी 1922 को पुलिस थाने में आग लगा दी थी। उस घटना से महात्मा गांधी ने उस घटना को देख करके असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा भी की थी। तो देखिए, गोरखपुर जो कांड है, चौरा चौरी कांड है, वो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना बम्बई, मद्रास, बंगाल, सूरत। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। तो देखिए, ये कहाँ की गई थी? बम्बई में। कहाँ की गई थी मेरे प्यारे साथियों? बम्बई। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बम्बई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? जो ऋतु परिवर्तन है, ऋतु में बदलाव है, वो कौन सी गति के कारण होता है? तो देखिए, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, गुरुत्वाकर्षण गति, कोई नहीं। तो देखिए, घूर्णन गति क्या का अर्थ है? पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, अपनी दूरी पर घूमना। तो ये कहता है घूर्णन। और परिक्रमण, किसी की परिक्रमा करना है, तो पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की। और जब सूर्य की परिक्रमा अपनी दूरी पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसीलिए जो ऋतु परिवर्तन होने का कारण है वो क्या हो जाता है? पृथ्वी की घूर्णन गति। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? बी। क्या हो जाएगा? बी। परिक्रमण गति ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, सभी मौसमी घटनाएं किस वायुमंडलीय परत में घटित होती हैं? क्षोभमंडल में, समताप मंडल में, ओजोन मंडल में, बहिर्मंडल में। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सभी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो धरातल से लगभग 50 मीटर की ऊंचाई तक ही घटित होती हैं। 50 किलोमीटर की गहराई तक ही घटित होती हैं। मीटर नहीं, 50 किलोमीटर की गहराई तक घटित होती हैं। तो देखिए, धरातल से सबसे पहला जो परत आती है पृथ्वी की, वो कौन सी आती है? क्षोभमंडल आती है। कौन सी आती है? क्षोभमंडल। उसके बाद समताप मंडल आता है, फिर ओजोन मंडल, जिसे आयन मंडल आता है, मध्यमंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसमें से मध्यमंडल दिया नहीं है। तो देखिए, सबसे नीचे की जो परत है हमारी कौन सी है? क्षोभमंडल है। कौन सी है? क्षोभमंडल। तो सबसे अधिक जो भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं वो कहाँ होती है? क्षोभमंडल में घटित होती हैं, जिनमें वर्षा, आंधी, तूफान, जो सारी क्रियाएं घटित होती हैं वो कहाँ आती हैं? क्षोभमंडल में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। राजस्थान में प्रथम वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ पर की गई थी मेरे प्यारे साथियों? ये बताना है आपको। तो देखिए, ये 1889, 1925, 1989, 1906। तो राजस्थान में प्रथम वस्त्र उद्योग यानी सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अजमेर में। और कब की गई थी? 1889। और यह स्थान था ब्यावर में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की राजस्थान में स्थापना की गई थी। यानी प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की राजस्थान में स्थापना कहाँ हुई थी? ब्यावर, अजमेर। और कब की गई थी? 1889। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? यानी मैनचेस्टर जो कहलाता है उसको किसको कहा जाता है? ए मुंबई, बी कानपुर, सी दिल्ली, डी अहमदाबाद। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा जो कारखाना, सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वो कहाँ पर होता है? अहमदाबाद। कहाँ होता है? अहमदाबाद में होता है, गुजरात। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। और अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर। अब फिल्म सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? मुंबई।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसको नियुक्त किया गया था, यह बताना है। ए अम्बेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बी एन राव, डी के एम मुंशी। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करें। देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बी एन राव, सी बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान निर्माण के समय, संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने वाला कौन होता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, विपक्ष का नेता। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो उपराष्ट्रपति होता है, संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख भी किया गया है, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया गया है। अगर राज्यसभा में उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, बीमार हो या किसी भी कारण से उसकी बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता, तब उपसभापति जो होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, वो उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान में धन विधेयक को कहाँ पर पेश किया जाता है, राज्यसभा में, लोकसभा में, लोक लेखा समिति में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक साथ। तो देखिए धन विधेयक है वो कहाँ पर पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में ही सबसे पहले पेश किया जाता है। कहाँ पर पेश किया जाता है, लोकसभा में भी। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा को केवल धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, उस पर विचार विमर्श कर सकती है। लोकसभा से पारित होने के बाद जो धन विधेयक है वो लोग राज्यसभा के पास भेजा जाता है, उसको अब विलम्ब कर सकती है, लेकिन जो धन विधेयक है वो केवल राज्यसभा में, लोकसभा में पास होता है, ना कि राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। यह भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय स्तर है, त्रिस्तरीय जो ढांचा है, उसको स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी, अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति, जी.वी.के. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। तो देखिए सबसे पहले पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसकी सिफारिश करने वाली जो समिति थी वो कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति बी। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था या ढांचे की बात कही थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित हैं, यानी किस में मिलते हैं, किस सूची में मिलते हैं। यानी भारतीय संविधान की जो सूचियां हैं, शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्ति विभाजन भारतीय संविधान के भाग 8 में, कौन से भाग में मिलता है, भाग 8, शक्ति विभाजन का उल्लेख मिलता है, जिसके तहत भारत में 3 सूचियां बनाई गई हैं। कितनी सूची बनाई गई हैं, 3, जिनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। यानी अवशिष्ट सूची अलग है, जो अवशिष्ट विषय जो इन सूचियों के अंतर्गत नहीं आते वो अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो आपको इनमें से बताना है मेरे प्यारे साथियों, केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, वो कौन से विषय हैं, कौन सी सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची में। तो देखिए यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों की बात की गई है। देखिए संघ सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र का होता है। किसका होता है, केंद्र का होता है। राज्य सूची में राज्य का होता है, और समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट, लेकिन उन दोनों के मध्य मतभेद होने पर, दोनों के मध्य मतभेद हो जाए तो उस स्थिति में जो कानून निर्माण की मान्य होता है वो किसका होता है, केंद्र का या संघ का मान्य होता है, अगर विवाद हो दोनों में किसी विषय को
लेकर के तो केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानूनी मान्य होता है। अवशिष्ट विषय वे होते हैं जो इन तीनों सूचियों के अंतर्गत शामिल नहीं होती है और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र या संघ का ही होता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाता है? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी बिहार। देखिए चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी चिल्का जो झील है वो खारे पानी की झील है। तो देखिए उसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? चिल्का झील किस जिले में स्थित है? देखिए उड़ीसा। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ए। और लोनार झील की बात करें तो महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय